नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जीएस पेपर 1 का मॉडल पेपर 1। तो ये है आपका क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे आज आपके, वो होंगे 81 टू 100। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द चाणक्य। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ द अशोका। नहीं, चाणक्य जो थे वो अशोका की कोर्ट में नहीं थे, बल्कि वो रहे उनके दादा और उनके पिता के कोर्ट में। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात होती है, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे थे बिंदुसार, तो उनकी कोर्ट में वो थे, ना कि अशोका की। तो ये आपने याद रखना, ये दो के थे। तो पहला तो ऑप्शन हो जाता है गलत। ही रोट इज आइडियाज इन द बुक अर्थशास्त्र। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो ज़्यादा रिलेट करती किससे, पॉलिटी से। और एक और चीज़ बता दूं कि जो अगर पूछा जाता है तो मौर्य जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जो था वो बोल सकते हैं उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी सेंट्रलाइजेशन पे। मतलब जो सत्ता का केंद्रीकरण पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट है तो पूछा हुआ है, तो वो है आपका सेकेंड। तो पढ़ लेते हैं चाणक्य के बारे में। ही वॉज एन एंशिएंट इंडियन टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट एंड द रॉयल एडवाइजर। ही इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइज as Kautilya or the Vishnugupta. He assisted the first Mauryan emperor Chandragupta in his rise to power. He served as a chief advisor to both Emperor Chandragupta and his son Bindusar. He authored the ancient Indian political treatise, the Arthashastra. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम को नहीं बोला जाता, बल्कि नहीं बोला, इसे बोला जाता है ब्रदर ऑफ द सेवन सिस्टर। अगर कहीं पूछा जाता है तो याद रख लीजिए, ब्रदर ऑफ दी सेवन सिस्टर्स। तो सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं था, हाँ, पर ये पार्ट है किसका, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही आता है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है, द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सिक्किम बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बट डज नॉट belong to the seven sister of the states. Sikkim also called the only brother of the seven sister states. The total area of the seven sister states is the 2,55,511 kilometers square. It is 7% of the total area of the India. The total population of the seven sister states as per the 2011 census is 44.98 million, which is roughly लगभग 4 करोड़ के आसपास आप मान के चलिए, 4 करोड़ 49 लाख के आसपास यहाँ की क्या पॉपुलेशन है आपका सेवन सिस्टर्स की, जो लगभग 3.7% होता है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का। द टर्म लैंड ऑफ द सेवन सिस्टर वॉज क्वाइंड बाय ज्योति प्रसाद साइका इन द 1972। ये टर्म आप याद करने फैक्ट है कि ये जो लैंड ऑफ सेवन सिस्टर जो पहले यूज किया था, सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था सेवन सिस्टर का, वो किसने किया था, ज्योति प्रसाद साइका ने किया था, 1972 की बात है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं सेवन सिस्टर से रिलेटेड। जैसे लार्जेस्ट एरिया तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश का आता है, स्मॉलेस्ट एरिया जो आता है आपका त्रिपुरा का आता है। याद रखना, त्रिपुरा 3 जगह से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें, असम है। असम एक ऐसा आपका राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो आपका क्या करता है, बाकी के 6 राज्यों से क्या करता है, आपका सीमा साझा करता है। ये आपने याद रखना है। सभी आप देखेंगे तो सभी के साथ क्या कर रहे हैं, चाहे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। अगर लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो आ जाता है आपका मिजोरम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे असम है, लोएस्ट डेंसिटी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें तो मिजोरम है, लोएस्ट लिटरेसी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो माजुली आइलैंड, वो आपका आसाम में अवस्थित है। और ये आपकी बोल सकते थे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, शायद से विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल की। अच्छा, नेक्स्ट आता है इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो आपका भूपेन हजारिका ब्रिज है। ये लोहित रिवर पर असम में स्थित है, जो आपका असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। डोला सदिया ब्रिज भी इसे बोला जाता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरिगेशन। इरिगेशन मेथड के बारे में बोल रहा है। तो लिखा हुआ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो नोन एज द ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम, वेयर वाटर इज अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस एट द रेट लोअर देन द इन्फ्लिटेशन रेट ऑफ द सॉइल। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो यूज होता है वो आप याद रखना ऐसे देशों में यूज होता है जहां पर पानी की सख्त कमी होती है, खासकर इजराइल जैसे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप में क्या होता है कि पानी जो आपके पौधे होते हैं उनको उतना ही पानी दिया जाता है जितनी उनको जरूरत होती है, फालतू को पानी वेस्ट नहीं किया जाता है, बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है किनको, आपके प्लांट्स को। तो ये बिल्कुल सही है आपका पहला वाला। फिर आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल इफ अ साइट इज नोन टू बी विंडी।
मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, स्प्रिंकलर होता है जब आपका पानी को के बौछार के द्वारा पूरे खेत में डाला जाता है। अब होता क्या है कि वो ये जो आपका इरिगेशन सिस्टम है ये वहाँ पर कारगर नहीं है जहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती है, क्योंकि अगर हवाएं चलेंगी तो उसका जो फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन में हो जाएगा। एक डायरेक्शन में होने से क्या होगा कि एक जगह तो ज़्यादा पानी पड़ जाएगा, दूसरी जगह आपका कम पड़ेगा, तो ये उतना ज़्यादा आपका सक्सेसफुल नहीं होता किस तरफ, विंडी एरिया में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाएंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, करेक्ट पूछा हुआ था। तो ये देखो आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, क्या है ये पूरी आपकी पाइपलाइन है ना, ये बिल्कुल उसकी जड़ तक जाती है और बूंद बूंद करके पानी देती है। तो लिखा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो नोन एज द ट्रिकल irrigation system is a method of applying the required amount of the water directly to the roots zones of the plants through the drippers or the emitters at frequent intervals। बीच बीच में दिया जाता है, ऐसे नहीं कि लगातार पानी नहीं दिया जाता है, बीच बीच में दिया जाता है। इन दिस सिस्टम वाटर इज अप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप और बाय अ माइक्रोजेट on the soil surface or the subsurface at the rate of the lower than the infiltration rate of the soil। नेक्स्ट लिखा स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ द अप्लाइंग वाटर इन अ मैनर सिमिलर टू द रेन। जैसे आपकी बारिश होती है उसी तरीके से दी जाती है। इट इज सूटेड फॉर द मोस्ट रॉ फील्ड एंड द ट्री क्रॉप्स। वाटर कैन बी स्प्रेड ओवर और अंडर द क्रॉप कैनोपी। इफ अ साइट इज, वो बता दिया मैंने कि अगर जहाँ पे क्या होती है हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल इतना बेहतर से नहीं हो पाता। जैसे ये आपका देख लीजिए, ये आपका स्प्रिंकलर है, तो ये इस तरीके से चलता है जैसा आपका बारिश होती है। पर अगर हवा का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है तो दिक्कत हो सकती है, फिर एक ही जगह पानी क्या ज़्यादा पड़ सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कनिष्क। कनिष्क की अगर बात करें तो पहले लिखा हुआ ही वॉज द फेमस शक रूलर। शक नहीं थे, कुषाण थे। कैसे कनिष्क, कैसे कुषाण, ये कुषाण शासक थे और महान कुषाण शासक थे, ये आपने याद रखना है। कनिष्क को सेकंड अशोक भी बोला जाता है, सेकंड अशोक। बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, ये तो पहला गलत हो जाता है, सेकंड वाला सही है। और अशोक घोष इन्हीं की कोर्ट में थे, वसुमित्र हो गए और आपके अशोक घोष थे, इन्हीं की कोर्ट में आपके थे। और ये उपाध्यक्ष भी थे जब आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी चौथी, ठीक है ना। और ये कहाँ हुई थी आपकी, कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। और 78 AD भी लिखा रहता है, कई जगह 102 AD भी लिखा रहता है, तो ये ध्यान दे देना आप। अच्छा, एक चीज़ और है कि सेकंड अलेक्जेंडर कैसे बोला जाता है, सेकंड सिकंदर कैसे बोला जाता है, तो वो भी आप याद रखना कि सेकंड अलेक्जेंडर बोला जाता है, द्वितीय अलेक्जेंडर या द्वितीय सिकंदर बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। और सेकंड अशोक बोला जाता है कनिष्क को। कनिष्क वही थे जिन्होंने क्या की थी, जो आपका क्या था रेशम मार्ग थी उसकी खोज की थी। खोज नहीं थी, एक हिसाब से क्या था कि चाइना से अगर देखो भारत की तरफ आता था साइड से, ये जो आता था मथुरा की तरफ से होते हुए जाता था, आई थिंक सो। और वहाँ पर क्या कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम बैठे हुए थे कि क्या करेंगे, अगर भारत से कोई रास्ता जाता है तो वहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो आंसर जो बन जाएगा वो पहला तो गलत है, बाकी आपका सेकंड एंड थर्ड आपका सही है। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, अगर कनिष्क की बात करें, ही वॉज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर। ही रूल्ड अराउंड द 1900 ईयर्स अगो, मतलब लगभग आपका क्या था 78 AD, जब आपका क्या होता है 72 AD लगभग के आसपास, तो 78 AD के आसपास ऐसे उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत की बात है, आज से लगभग आप अब क्या लगा हुआ है 2000 लगा हुआ है ना, 2019 लगा हुआ है, तो आज से लगभग 1900 साल पहले की बात है। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी चौथी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसको प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने, और डेप्यूटी कौन थे आपके, अशोक घोष थे। तो अशोक घोष उनकी कोर्ट में भी थे, ये आपने याद रखना है। अच्छा लिखा अशोक घोष लिव्ड इन द कोर्ट, अ पोएट हु कंपोज द बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध चरित्र। तो आपका ये याद रखना आपने, ये आपका देख लीजिए, ये कनिष्क का आपका क्या एम्पायर है। तो खासकर आपका कश्मीर वाला क्षेत्र आ जाता है, ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है उसमें क्या था आपका कनिष्क का शासन था, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द ऑल्टरनेटिव एनर्जी। तो किसे यानी कि कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सोर्स कौन है ऑल्टरनेटिव एनर्जी का, तो वो है आपका सोलर एनर्जी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, सोलर एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये आपने याद रखना है। टाइडल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी आपका नॉन कन्वेंशनल जिसे बोला जाता है। एटॉमिक की बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है और कन्वेंशनल मेथड है। और जियोथर्मल की बात करेंगे तो ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, नॉन कन्वेंशनल में। तो अब देख लेते, पढ़ लेते, तो लिखा हुआ है कि द सन इज अ बिग एंड द कॉन्स्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर द अर्थ, अल्टीमेट in supply। the good thinking things about the solar energy is unlike conventional energy source। याद रखना ये नॉन कॉन्वेंशनल है, कॉन्वेंशनल होता है परंपरागत, जैसा कोल एनर्जी आ जाती है आपकी, और नॉन कॉन्वेंशनल में आती है आपकी गैर परंपरागत जो होती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी।
ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि इट डज नॉट ऐड टू द अर्थ टोटल हीट बर्डन, आपका बिल्कुल भी हीट बर्डन नहीं डालती है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एयर इन द वाटर पॉल्यूटेंट्स, सो इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव एनर्जी। और भारत का टारगेट था, मैंने बताया था आपको कई बार कि 2022 का टारगेट था हमारा कि हम कितना करेंगे, लगभग 275 गीगावाट ना 175 हमारा टारगेट था। 175 गीगावाट हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, और जिसमें से 100 गीगावाट हम किससे करेंगे, तो वो सोलर से करना था। हालांकि थोड़ा शॉर्ट रह जाएगा हमारा क्या टारगेट, हालांकि हमने अपना 2030 का टारगेट भी क्लियर कर दिया है कि 450 हम क्या करेंगे, 450 गीगावाट एनर्जी हम क्या करेंगे, आपका प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। ये 2030 का टारगेट है। आगे लिखा सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इज रिसेंट ईयर्स हैव आल्सो बिगन टू एक्सपेंड द इनटू द रेजिडेंशियल एरियाज with the governmental offering incentive program to make the green energy a more economically viable option. Solar energy is the energy obtained by the capturing heat and the light from the sun. अच्छा, टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन इन द कॉम्बिनेशन विद द अर्थ रोटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स। टाइड जानते हैं हम, ज्वार भाटा जो आता है, उसके थ्रू भी क्या की जा सकती है। पर घुमाना आपको क्या पड़ता है, आपको जो टरबाइन ही घुमानी है, टरबाइन किसी भी तरीके से घूमे, जैसे टाइडल एनर्जी में आपका टरबाइन घूमती है तो उससे जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर क्या कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, ये आपने याद रखना है। आगे लिखा टाइडल एनर्जी इज नॉट अ वेरी पॉपुलर एनर्जी बट हैज अ बिग पोटेंशियल ऑफ द बिकमिंग वन इन द नियर फ्यूचर। Tidal energy can be generated in two ways, first by the tidal stream generators and the second by the barrage generation. The power generated through the idle generator is the normally environment friendly and cause less harm to the ecosystem. अच्छा, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, नॉन रिन्यूएबल है। एटॉमिक एनर्जी कंटेंट्स द न्यूक्लियर पावर इज सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स दैट रिड्यूसेस द कार्बन एमिशन एंड इंक्रीज द एनर्जी सिक्योरिटी बाय डिक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ऑयल्स। न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्ली विद अ कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, कौन थे, एनरिको फर्मी थे, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, कंट्रोल्ड वे में आपका एटॉमिक जो आपकी एनर्जी थी उसका यूज किया था न्यूक्लियर रिएक्टर को। ये कहाँ पे था आपका, ये हुआ था यूएसए में। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा यूटिलिटी स्केल रिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम विच इज देन द कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क फॉर द पर्पस ऑफ द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी और प्रोपल्सन। हाइड्रो एनर्जी आप जानते हैं, जो बांध बनाकर की जाती है मेनली आपकी, दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड द वास्टली यूज फ्रॉम फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेटिव एंड इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। वाटर इज द की टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी generation. Small scale hydropower or the micro hydropower has been popular alternative energy sources, especially in the remote areas where other power sources not available. और एक चीज़ और है, हाइड्रो एनर्जी जो होती है आपकी मल्टीपर्पज़ आपका प्रोजेक्ट होता है, इसके थ्रू आपका इरिगेशन सिस्टम भी क्या करता है, बेहतर बन सकता है, ठीक है ना, और जो बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा होती है उसे भी रोका जा सकता है। The hydropower sites have a few major environmental problems like the water logging and the siltation. Siltation मतलब जो अवसाद होता है उसकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब आपका जो बांध होता है वो ज़्यादातर अवसाद को रोक देता है। अवसाद क्या होता है कि उसमें आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो अगर वो रुकती है तो आगे आने वाले जितने भी आपके एरियाज़ होते हैं वहाँ पर दिक्कत खड़ी कर सकती है। इरीगेशन प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है, सिंचाई से रिलेटेड तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, पर जो आपका क्या होती है, भूमि की जो उर्वरकता रहती है उससे रिलेटेड जो आपकी मिट्टी है वो पूरी तरीके से वहाँ पहुँच नहीं पाती। तो लिखा कॉजेज लॉस टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फिश पॉपुलेशन and other aquatic animal. It has also displaced local people and create the problem or of the rehabilitation and the related socio-economic problems. चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिन्यूएबल और नॉन। अच्छा, एक चीज आता है ना, रिन्यूएबल को बोला जाता है नॉन कॉन्वेंशनल, गैर परंपरागत, और इसे बोला जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल को बोला जाता है कॉन्वेंशनल, परंपरागत। तो नॉन कॉन्वेंशनल या रिन्यूएबल में आ जाता है सोलर एनर्जी आता है, बायोमास आ जाती है, हाइड्रो पावर आ जाता है, जियोथर्मल आ जाता है, विंड आ जाती है। नॉन रिन्यूएबल जिसको आप क्या नहीं कर सकते, दोबारा से क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, जो एक लिमिटेड वे में आपके पास होगा वो होगा ऑयल, कोल, नेचुरल गैस वगैरह और न्यूक्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है, यहाँ से आपका क्या, जैसे सनलाइट पड़ी आपका क्या काइनेटिक एनर्जी में आपका चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है, चार्ज, यहाँ पे चार्ज कंट्रोल लगा होता है। चार्ज कंट्रोल को आप या तो इन्वर्टर से कनेक्टेड कर दो, और या तो आपको स्टोर करना है तो बैटरी बैंक भी आपका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक यूटिलिटी मीटर लगा होता है, जो आपका क्या करता है, जैसे यूटिलिटी मीटर है, यहाँ पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर से आपका हाउस में वहाँ पे यूटिलिटी मीटर है जो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा जितनी भी आपकी क्या है रीडिंग्स है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, आप इस लाइट को या इस इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी ग्रिड के थ्रू बेच भी सकते हैं। तो ये सोलर है, ये आपका देखने को मिलता है, ये है टाइडल एनर्जी।
आपका ये मान लीजिए ये आपका सागर है, यहाँ पे आपका क्या कॉन्क्रीट ब्लॉक आपने सेट कर रखे हैं, या आपका नीचे ओशनिक फ्लोर है, यहाँ पे आपने ट्राइपॉड सेट कर रखा है ताकि वो क्या करे स्टेबल रहे। यहाँ पे एक सनकेन पाइल भी आपने इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे आपका क्या लगा है, ये आपकी टर्बाइन लगी हुई है। जैसे आपकी क्या होगी सी लेवल होगा, तो जैसा उसने बताया कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और किसका मून का पृथ्वी के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँगा कि अर्थ के रिगार्डिंग जो आपका देखने को मिलता है, तो आपकी क्या होती है टाइड्स, जो टाइडल्स होती है, ज्वार भाटा ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, आगे पीछे होने लग जाते हैं। उससे होता है क्या कि आपकी टर्बाइन घूमने लग जाती है। टर्बाइन घूमेगी तो क्या होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होते हैं, यहाँ पे क्या रिजर्वेयर रखा जाता है जहाँ पे पानी को रोका जाता है और एक स्पीड से आपका नीचे की तरफ निकाल दिया जाता है पेनस्टॉक की फॉर्म में। यहाँ पे टर्बाइन लगी होती है, ऊपर की तरफ जनरेटर होता है, टर्बाइन घूमती है, जनरेटर आपका चालू होता है, मैकेनिकल एनर्जी को आप किस में बदल देते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका जियोथर्मल पावर प्लांट है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो आपकी क्या होती है, जो उसकी क्या गर्मी है उसको आप बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे जैसे हॉट वाटर वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आने पे क्या होगा कि ऊपर की तरफ आपकी भाप निकलने लग जाएगी। वो भाप क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी, जनरेटर आगे कनेक्टेड होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेगा। और फिर उस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बाकी वो क्या होगा, आपका जो पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। जैसे वो क्या आएगा, अर्थ सरफेस पे आएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर वो कूलिंग टावर के थ्रू फिर क्या कर दिया जाता है, नीचे की तरफ ला दिया जाता है। तो ये रिसाइकलेबल आपकी प्रोसेस पूरी चलती है जियोथर्मल में। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पे आपकी कंट्रोल रॉड्स लगी होती है, कैडमियम के लगा सकते हैं, बोरॉन के लगा सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आपका कूलेंट के लिए आप डीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल रोड लगी रहती है, प्रेशर वेसल्स लगी रहती है, आपका यहाँ पर वाटर होता है। तो जैसे वो क्या करता है, आपका न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, किस पे, यूरेनियम 235 पे की जाती है। तो वाटर कैसे होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, फिर उसे बाहर निकाला जाता है, स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा होता है, आपका ट्रांसमिशन हो जाता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन्स में। इसके अलावा फिर नीचे की तरफ पानी आता है, उसे कंडेंस किया जाता है वाटर को, और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, उसके बाद नॉन रेडियो एक्टिव जो वास्प वेपर होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, बाकी उसे क्या कर देते हैं, रिसाइकल वे में रख देते हैं। ये आपने याद रखना, ये आपका कूलिंग टावर है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, ये आपकी विंड एनर्जी है। तो क्या होता है कि आपकी जैसे हवाएं चलेंगी, जहां पर हवाएं चलती, खासकर अगर भारत में देखा जाए तो जो कोस्टल एरिया होती है कि वहां पे चलती सी ब्रीज और क्या लैंड ब्रीज वगैरह, तो सुबह शाम आपकी हवाएं चलती रहती है। तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके के आप क्या लगा सकते हैं, डैने लगा सकते हैं, टर्बाइंस लगा सकते हैं, जो घूमेंगे, जो टावर होते हैं, विंड टावर होते हैं, वो घूमेंगे। वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा या जनरेटर लगा होगा। ट्रांसफार्मर का काम तो मैं बता देता हूँ, एसी को क्या करता है, एसी में चेंज करता है। पर क्या आपका एसी कौन सा, तो आपका हाई टू लो, लो टू हाई, ये उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंबल रिवर प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ द विच टू स्टेट। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ द वर्क ऑफ द चंबल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द 1952 to 54. It is a joint project of the Rajasthan and the Madhya Pradesh. In this, both the states have the 50-50% of the shares. 3 dams, 5 power plants, and a large barrage have been built under this project. Dams were built on the Chambal River under the Chambal project will supply water and electricity in the Rajasthan and the Madhya Pradesh. Several canals have also been passed through these dams, which provide the water for the irrigation in the both the states. अच्छा, गांधी सागर डैम भी इसी के नजदीक में। द दिस डैम वाज बिल्ट इन द 1916 इन द भानुपुरा तहसील ऑफ द मध्य प्रदेश। 2 कैनाल्स हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ द गांधीनगर डैम। लेफ्ट कैनाल है रीचेज द बूंदी एंड द जॉइन द रिवर मेज। राइट कैनाल की बात करें, क्रॉसिंग द पार्वत रिवर एंड द रन्स इन द मध्य प्रदेश। हियर ऑल्सो हैज द गांधी सागर पावर स्टेशन, यहाँ पे देखने को मिलेगा। राणा प्रताप सागर डैम है यही नजदीक में। राणा प्रताप सागर डैम 48 किलोमीटर फ्रॉम द गांधी सागर डैम। जवाहर सागर डैम की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोटा डैम। याद रखना, अगर पूछा था कोटा डैम को क्या बोला जाता है, जवाहर सागर डैम बोला जाता है। इट इज 38 किलोमीटर फ्रॉम द राणा प्रताप सागर। तो एक ही जगह पे ये 3 आपको देखने को मिलेंगे लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में। गांधी सागर डैम हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, आपका जवाहर सागर हो गया। आगे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज ऑल्सो बीन बिल्ट। कोटा बैरेज की बात करें, आपका इकलौता है यहाँ पे। इट रिमेन्स नियर द सिटी ऑफ द कोटा। 2 कैनल्स कम्स आउट ऑफ इट। राइट कैनाल है पार्वती एंड द पार्वन, क्रॉस द रिवर एंड गो टू द मध्य प्रदेश। लेफ्ट आता है सप्लाई वाटर इन द कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई मोहतपुर और आपका कौन सा, करौली। तो ये आपका वाटर सप्लाई करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपकी चंबल रिवर है। मेनली ये 2 जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे आपका पार्वती रिवर हो गई, कुनो रिवर हो गई, जो कुनो आपका क्या है नेशनल पार्क है, बानस रिवर हो गई, और ये गुजरते हुए कहाँ जाती है, धौलपुर होते हुए ये आपका यमुना रिवर की क्या है, सहायक नदी यमुना रिवर से मिल जाती है, और ये मिलती कहाँ पर, इटावा में। ये आपने याद रखना है।
अच्छा, ये कुछ आपके डैम्स हैं, जैसे आपका सलाल प्रोजेक्ट आ जाता है, ये पेपर में पूछा भी गया था इस बार कि सलाल जो आपका डैम है ये कहाँ पर है, तो ये आपने याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर की तरफ है आपका, ये आपने याद रखना है, ये पूछा गया था आपका उत्तराखंड फॉरेस्टर में। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो चमीरा डैम देखने को मिलेगा। भाखड़ा नागल आप जानते ही है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश पंजाब को कनेक्ट करता है। उसके बाद अगर देखें कोटा बैराज, जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो यमुना रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, कोटा बैराज आ गया, राणा प्रताप हो गया, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर, ये एक साथ है और ये चंबल रिवर पर आपके अवस्थित है। आप इस तरफ जाएंगे तो हीराकुंड आपने नाम सुना होगा, महानदी पर है। दामोदर वैली आपने सुना होगा, रिहंद बांध सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके हैं यहाँ पर। नीचे की तरफ जाएंगे, नागार्जुन सागर डैम आपने सुना होगा, तुंगभद्रा आपने सुना होगा। तो इस पिक्चर से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कौन सा कहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मर्करी हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द थर्मोमीटर, बिल्कुल सही है, मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है भाई थर्मोमीटर में, बिकॉज इट रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म थ्रू आउट अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, एक बड़ा सा टेम्परेचर जो आपका गैप होता है उसमें क्या करता है, ये आपका कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होती है। वैसे मर्करी में बता दूं एक ऐसी मेटल है जो आपकी कहती है रूम टेम्परेचर पर आपकी किस में होती है, लिक्विड में होती है। रूम टेम्परेचर जो माना जाता है लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। A thermometer with the alcohol is used to measure the low temperature because of the low freezing point। हाँ, अब होता क्या कि मरकरी का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इससे नीचे क्या हो जाएगी, मरकरी आपकी फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या कर देता है कि ये -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो उसके बाद आपका क्या कर दिया जाता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपका क्या यूज कर दिया जाता है, आपका अल्कोहल थर्मोमीटर इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो दूसरा भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा होता है थर्मोमीटर विद मरकरी कैन नॉट बी यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये भी आपका सही है। तो आंसर कौन सा बचा, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सारे के सारे आपके सही हैं। तो पढ़ लेते हैं, मर्करी हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द थर्मोमीटर बिकॉज इट रिमेन्स लिक्विड फॉर्म थ्रू आउट अ वाइड रेंज। वाइड रेंज मतलब -37.89 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपका सॉरी -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 674.06 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा था मर्करी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय द फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट in the Amsterdam. Mercury is a greater coefficient of the thermal expansion than the alcohol. A thermometer with the alcohol is used to measure the low temperature because of its freezing point. ये कितना होता है आपका -117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। It is impossible to measure the high temperature because of its low boiling point. तो देखो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हाई जो आपका क्या होता है टेम्परेचर वाले, वहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आपने याद रखना है। The thermometer with the mercury cannot be used to measure the very low temperature because its freezing point is high, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट डिकैडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक ऐसा कौन सा आपका राज्य था जिसने हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोल रहा है जिसने नोट की है, तो वो और कोई नहीं था, वो था आपका मेघालय, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखनी है। तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 मेघालय हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिकैडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 2001 to 11। इट्स 27.80, लगभग एक चौथा उसने अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है। हाउएवर इफ वी कंपेयर द ऑल द स्टेट्स एंड द यूटीज देन द हाईएस्ट डिकैडल ग्रोथ इन द रजिस्टर इन द दादरा नगर हवेली। अब तो आपका जानते हो दमन दीव के साथ आपका ये मिल चुका है। तो दादरा नगर हवेली की बात करें तो इसकी डिकैडल जो आपका क्या था ग्रोथ था, पॉपुलेशन ग्रोथ था, वो 55.50 था, लगभग आधी जनसंख्या क्या थी, बढ़ गई थी। अब लिखा तो लोएस्ट ग्रोथ रेट हैज बीन ऑफ द नागालैंड, वो भी आपका अच्छा लोएस्ट कहाँ पे, नागालैंड में 0.47 नेगेटिव में चला है। और केरल में कितना था 4.86, ये सबसे कम है। अगर बात करें तो मेघालय में सबसे ज़्यादा था 27.80 अगर राज्यों की बात करें। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 25.90, उसके बाद बिहार आता है 25.10, जम्मू कश्मीर आता है 23.70 और उसके बाद आता है मिजोरम 22.80। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ तथ्य दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, देखो मैंने याद कर रखा है, पहले के बाद क्या, जे के एल आता है ना, जे के बाद एल आता है, तो आपने इस तरीके से याद रखना है बस। उसके बाद आपने करना है कि अल्फाबेट में जो सबसे लास्ट में कौन सा आता है, जेड आता है, और लास्ट में आपने याद रख लेना कि यहाँ पर शिवालिक दे रखा है, पर मैंने इन तीनों को याद किया KLG, बाकी वो कुछ भी दे सकता है, आप इन तीनों को तो कम से कम याद कर ले। सबसे ऊपर के है, फिर एल है, फिर नीचे की तरफ जेड आता है, तो इस तरीके से के, फिर एल, फिर जेड, इस तरीके से आप याद कर लेना। शिवालिक को लिख ही सकते हैं, तो पहले कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, शिवालिक किया आ जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कराकोरम रेंज की बात करेंगे तो आपका कराकोरम रेंज में आपकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोला जाता है। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द रेंज। फेमस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बियाफो ग्लेशियर यहाँ पर है। सियाचिन तो चलो फिर भी पता लग जाएगा, पर ये बियाफो का नाम याद रख लेना। लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान में।
पर याद रखना हम अपना किसको मानेंगे, लद्दाख वाले रीजन को मानेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान बोलता है उसे, हम लद्दाख वाला रीजन बोलते हैं। और सिंजियांग प्रांत आता है आपका कौन सा, चाइना वाला। लद्दाख रेंज की अगर बात करें, सेकंड जो आता है आपका इंडिया कोल्ड डेजर्ट इसे बोला जाता है, लेह। याद रखना भारत का सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है, लेह ही है। सिचुएटेड हियर द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज इनटू द चाइना इज नोन एज द कैलाश रेंज। और यहाँ पर आपकी कौन सी रेंज देखने को मिलती है, कैलाश रेंज देखने को मिलती है। आगे चलते जास्कर रेंज आती है, तो लाइज हियर कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया द्रास, द गेटवे ऑफ द लद्दाख। फेमस पासेस सिपकिला हो गया, लिपुलेख हो गया और माणा पास हो गया जो आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इसके हाईएस्ट पीक आपको देखने मिले कामेट, जो आपकी कहाँ, उत्तराखंड में। अच्छा, शिवालिक रेंज की बात करेंगे तो ये आउटर हिमालय का पार्ट है और ये ग्रेट हिमालय जो आपका ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय उसके बीच में आता है। लगभग 2400 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है और ये आपका पोतवार प्लेट्यू से चलता है, ब्रह्मपुत्र वैली तक ये जाती है आपकी शिवालिक रेंज। मैं यहाँ मैप में दिखा देता हूँ। तो आपको ऊपर पामीर नॉर्थ दिख रहा होगा, कुनलुन माउंटेन्स दिख रहे होंगे। कुनलुन माउंटेन्स पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो ये चाइना की तरफ है। उसके बाद कराकोरम रेंज आती है, ये आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 है। उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, फिर आती जास्कर। तो KLG ऐसे याद करना, KLG JKL, ये अल्फाबेट से याद कर सकते हैं। देखो JKL और फिर देखो लास्ट में क्या आएगा, Z आएगा। तो अल्फाबेटिकली भी आप याद कर सकते हैं। कैलाश रेंज यहीं पे देखने को मिलती है आपको। अच्छा, यहाँ पे शिवालिक रेंज आ जाती है नीचे की तरफ। कामेट पर्वत आ गया उत्तराखंड में आपका, नंदा देवी आ गया आपका उत्तराखंड में, ये आपने याद रखना है। आगे देखें, ग्रेट हिमालय वाली रेंज आ जाती है आपकी पूरी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। फिर आता है लेसर हिमालय आ जाता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये आरावली रेंज है आपकी, ये विंध्य रेंज है, छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। गारो खासी जयंती यहाँ पे हिल्स हैं आपकी, जो आपको किस तरफ देखने को मिलती है, मेघालय की तरफ देखने को मिलती है। नामचा बारवा पर्वत है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आप याद कर सकते हैं। हिंदुकुश पर्वत हो गया आपका अफगानिस्तान। सुलेमान रेंज हो गई आपकी पाकिस्तान में, तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस मैप में तो नहीं दिख रहा होगा, पर मैंने इसे आपका बीच से काट कर 2 पार्ट में बांटा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया आपकी कराकोरम रेंज, K2 यहाँ पर है आपका। यहाँ पे नंगा पर्वत है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ है। लद्दाख रेंज आती, जास्कर आ जाती, पीर पंजाल रेंज आती नीचे की तरफ। अगर वो शिवालिक वगैरह न दे तो पीर पंजाल भी दे सकता है, ये भी आपने याद रखना है। नंदा देवी हो गया है आपका उत्तराखंड में। और उसके बाद चलेंगे कंचनजंगा, तो ये आपका सिक्किम में है। इस तरफ आएंगे हिल्स की तरफ, तो गारो खासी और जयंतिया हिल्स आपको मेघालय में देखने मिलेगी। डाफला हो गई, मिशमी हिल्स हो गई आपका, पटकाई बूम हो गई, ये आपकी मिकिर हो गई। ये किस तरफ देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। नागा हिल्स हो गई, तो नाम से पता लग रहा है। मीजा हिल्स हो गई आपकी नीचे की तरफ, आपको मिजोरम मणिपुर की तरफ देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, जैसे थार डेजर्ट हो गया, अरावली रेंज हो गई आपकी यहाँ पर, आपका ये विंध्य रेंज हो गई, नीचे सतपुड़ा रेंज हो गई, यहाँ पर महादेव हिल्स हो गई आपकी। यहाँ पर आपको रामगढ़ हिल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलती है, ये छोटा नागपुर प्लेटी हो गया, हजारीबाग प्लेटी हो गया, तो ये आप याद कर सकते हैं। साउथ की तरफ चले तो वहाँ पर आपको क्या, आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है। वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू भी आपको देखने को मिलता है। अजंता रेंज हो गई, नीचे की तरफ नीलगिरी हिल्स हो गई, कार्डमम हिल्स हो गई, तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चनहुदड़ो बस फेमस हो, चनहुदड़ो जाना जाता था अपने क्राफ्ट्स के लिए और ये आपका पाकिस्तान में आज की डेट में मौजूद है। तो चनहुदड़ो इज द हरप्पन साइट। इट इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन द 7 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर से कम की जगह थी एज कम्पेयर टू द अदर हरप्पन साइट सच एज द मोहनजोदड़ो की बात करें जो 125 हेक्टर्स में फैला हुआ था। द साइट इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द बीट्स making, cell cutting and the metal working, seal making and the weight making. The variety of the materials used to make the beads is remarkable. Stones like the carnelian जो आपका लाजवर्द होती थी जिसका कलर रेड होता था, उसकी भी यहाँ पे नक्काशी की जाती थी। जास्पर क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड द स्टेटाइट जो आपकी मिट्टी होती थी उसका इस्तेमाल जैसे मोहरे वगैरह बनाई जाती थी उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड द गोल्ड एंड द सेल फियांसे एंड द टेराकोटा और द बर्न क्ले यहाँ पर होती है। बर्न क्ले मतलब होता था कि आपकी पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। सम बीड्स वर मेड ऑफ द 2 or more stones cemented together. Some of the stones were with the gold caps. The shapes were numerous, disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by the incising or the painting and the some had the design etched onto them. Specialized drills have been found at the चनहुदड़ो। तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप चनहुदड़ो, तो ये आपका यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख लीजिए झेलम, चिनाब, रावी, ये आपकी नदियाँ इंडस है, सतलज है। यहाँ पे आपको गनेरी वाला मोहनजोदड़ो आपको देखने मिलेगा जो आपका किस रिवर पे था, सिंधु रिवर पे था। हड़प्पा की बात करें तो आपको हड़प्पा जो देखने मिलेगा रावी नदी किनारे पे था हड़प्पा, ये देख लीजिए यहाँ पे हड़प्पा है। राखी गढ़ी हो गया हरियाणा की तरफ, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया। और अभी एक चीज़ और बता दूँ, धौलावीरा आपकी क्या बन गई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुकी है। टोटल भारत में अब कितनी हो गई, 40 हो गई हैं।
और इस केस में भारत किस में फॉल कर गया, ब्राउन कंट्रीज में फॉल कर गया, जिनके पास कितनी होती है 40 से लेके 49 तक, जिनके पास क्या होती है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ब्राउन में आते हैं। एक पर्पल में आता है, मैं पढ़ रहा था तो पर्पल वाले कंट्रीज अभी 2 ही हैं केवल जिनमें 50 से ऊपर होती है, वो है आपके कौन, एक तो इटली है जिसके पास सबसे ज़्यादा शायद 55-56 के आसपास, तो उसके बाद चाइना आता है 55 के आसपास। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज है 2600 टू 1900 बीसी के आसपास। ये सारी जगह आपको देखने मिलेगी। लोथल हो गया जैसे आपका, ये पोर्ट सिटी थी हमारी, धौलावीरा याद रख लीजिए आप, पेपरों में पूछे जाने के चांसेस से ज़्यादा है आप, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। मोहनजोदड़ो हो गया, कोटदीजो हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, तो ये आप याद कर सकते हैं। कहाँ तक थी तो देखो, सुरतुगोई भी था आपका, ऊपर की तरफ आप जाएंगे, सुतका गैंडर हो गया आपका, ठीक है ना, तो ये आप याद, राखी गढ़ी हो गया आपका, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट फंडिंग ऑफ recognized political parties through free use of the television and the radio is are correct। तो लिखा हुआ the initiative was started in the 1991, तो ये आपका गलत है, 1991 में नहीं हुआ था स्टार्ट, ये थोड़ा लेट हुआ था स्टार्ट, आई थिंक कब हुआ था यार ये, हाँ 1998 में। ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ना, दूरदर्शन पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीविलाइज कर सकते थे अपना फंडिंग से, या क्या कर सकते थे अपना, बोल सकते हैं खासकर इलेक्शन के टाइम पे अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे। द इलेक्शन कमीशन हैज़ डबल द एलोकेटेड ब्रॉडकास्टिंग टाइम। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने डबल किया है, बिल्कुल बिल्कुल किया है, ब्रॉडकास्टिंग टाइम को कितना कर दिया है, आप क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग टाइम को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी, अगर आपका अपकमिंग इलेक्शन ईयर आफ्टर, नहीं ये आपका अपकमिंग इलेक्शन नहीं थे, ये आपके बिहार इलेक्शन थे ना, उस टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे ये मिस कर गया बिहार को, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, आंसर हो जाएगा नॉन इज करेक्ट। पढ़ लेते हूँ, देख लिखा है इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन द 1998, द इलेक्शन कमीशन हैज डबल द एलोकेटेड ब्रॉडकास्टिंग टाइम फॉर द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द अपकमिंग बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। तो दोनों गलत हो जाते हैं। क्या क्या थी भाई, तो लिखा हुआ ईच रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी गेट अ फ्री टाइम टू ब्रॉडकास्ट, उनको फ्री टाइम मिल सकता था ब्रॉडकास्ट देयर एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द दूरदर्शन ऑल द इंडियन रेडियो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। The initiative was started from the Lok Sabha election in the 1998. During the Legislative Assembly election in the Bihar, this allocated the broadcasting time has been doubled. उसको कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। The step was taken in the view of the COVID-19 pandemic and enhance the relevance of the non-contact based campaign। क्यों किया गया भाई, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा था, तो ये था कि ताकि हम नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड कैंपेन कर सके, ताकि लोग एक दूसरे से क्या ना संपर्क में ना आ सके, तो इस टाइम को, ब्रॉडकास्टिंग टाइम को डबल कर दिया गया था। ये बात है बिहार इलेक्शन की। आप जानते हैं बिहार में किसकी सरकार बनी थी, तो ये बनी थी आपकी किसकी, एनडीए की, इसमें आपकी जेडीयू और प्लस बीजेपी थी मेन। नीतीश कुमार आपके फिर से सीएम बने थे, और मैंने बताया था नीतीश कुमार क्या है कि वो आपकी विधानसभा से नहीं आता बल्कि विधान परिषद से आते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, लिखा हुआ ईच रिकॉग्नाइज नेशनल एंड द रीजनल पार्टी विल बी गिव अ बेस टाइम ऑफ द 90 मिनट्स अलॉन्ग विद सम एडिशनल टाइम। तो उन्हें 90 मिनट के आसपास मिल सकता है, एडिशनल टाइम भी लिया जा सकता है। द एडिशनल टाइम टू बी एलोकेटेड टू पार्टी हैज बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इट्स पोल परफॉर्मेंस। किस तरीके से उसके पोल परफॉर्मेंस है इन द लास्ट बिहार असेंबली इलेक्शन, मतलब कितनी उसकी क्या बोल सकते हैं खाप है वहां पर, कितनी वो सीटें जीती वहां पे। तो 2015 के अगर पोल इलेक्शन हुए तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कितना टाइम दिया जाएगा, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा। 2015 2020 आप जानते पिछले साल के हो गए थे, चुनाव हो गए थे। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द रीजनल सेंटर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो एंड द दूरदर्शन द रिलाइड बाय द अदर स्टेशन विद इन द बिहार। तो ये बिहार में किया गया है, ना कि पूरे भारत में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड, तो ये प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रेम्बल से आप, मैं थोड़ा दिमाग से हट गया यार कि जो आपकी क्या है, 3 चीज़ें हैं। जैसे आई थिंक जो टाइप ऑफ राइटिंग है वो कनाडा से ले रखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये कहाँ से ले रखा है, इस तरीके से, इस तरीके की लैंग्वेज देखने मिलती है आपको कहाँ पे, आई थिंक अमेरिका में देखने को मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया में टाइप देखने को मिलता है प्रियम्बल किस तरीके का हमारा ऐसे टाइप है। तो एक्चुअल में जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो 3 देशों से आपका क्या इन्फ्लुएंस्ड है। एक तो यूएसए आ जाता है, एक आपका कनाडा आ जाता है, और एक आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो पढ़ लेते, देख लिखा हुआ है द प्रेम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल कैन बी रेफर टू एज द प्रीफेस विच हाईलाइट द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ये आपने याद रखना, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड गेव इनटू द इफेक्ट ऑफ द 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। द प्रेम्बल वाज मेड इन द 1947 बट अडॉप्टेड ऑन द 1949। द प्रेम्बल वाज अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना कि हमारे प्रेम्बल में सिर्फ एक ही बार आपका क्या संशोधन हुआ, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके नए, एक सोशलिस्ट जोड़ा गया था, एक सेक्युलर जोड़ा गया था और एक इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके।
जैसे लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सॉलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट इंडिया इनटू द सोवरेन। अब देखो यहाँ पे देखो सोवरेन था। अच्छा ये पूछ लेता है इसकी पूछ लेता है कि किस तरीके से आपका वो पूछ सकता है आपको कि पैटर्न पूछ सकता है कि पहले कौन सा आता है। तो पहले सोवरेन है हम, ठीक है ना, संप्रभु देश है, सोशलिस्ट है, समाजवाद है, फिर सेक्युलर है हम, धर्मनिरपेक्ष है, और फिर डेमोक्रेटिक है हम। तो ये आपने याद रखना है SSS तो मतलब सोवेरेन याद रख लेना, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक। तो 2 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये बाद में जोड़े गए कब 42nd अमेंडमेंट। इससे पहले सोवेरेन और डेमोक्रेटिक थे। रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल टू ऑल इट्स सिटीजन, रिपब्लिक है भाई। जस्टिस देखे, जस्टिस किस तरीके का है, जस्टिस हमारा 3 तरीके का है, सोशल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। ये जस्टिस वाला कहां से ले रखा हमने, ये ले रखा हमने रशिया से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जस्टिस ले रखा है कि जस्टिस किस तरीके का, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा। लिबर्टी किस प्रकार की होगी, तो लिखा हुआ ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड द वर्शिप। इक्वालिटी होगी भाई, तो लिखा हुआ ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम फॉर ऑल द फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी। देखो ये तीसरा वर्ड भी आ गया। तो ये 3 वर्ड, ये वाला आपका सेक्युलर हो गया 2, और आपका सोशलिस्ट हो गया, ये 3 वर्ड बाद में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ द नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू द अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, अभी आगे दिखा दूंगा, पढ़ लेता हूँ पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। तो लिखा था प्रेम्बल इंडिकेट दैट द सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। इट states its objective to secure justice, liberty, equality to all the citizens and promote the fraternity to maintain unity and the integrity of the nation. It declares India to be socialist, secular, यहाँ पे सेक्युलर 2 बार आ गया ना, सोशलिस्ट से पहले आएगा सोवरेन, यहाँ पे आएगा, फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। याद रखना भारत का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये आपने याद रखना है। कब अडॉप्टेड हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो पर इतना याद रखना, जैसे एक चीज और याद रखनी, जस्टिस कहाँ से ले रखा है, तो ये मैंने बता दिया, ये आप रशिया से याद करेंगे, उस टाइम की USSR से। आप थोड़ा दिमाग में रखना, मैंने इसको ऐसे याद करेगा, सेप से याद करना है। कैसे, जस्टिस 3 तरीके का, सोशल है, सोशलिस्टिक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। और 3 वर्ड आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड आते हैं। तो इसे मैं पढ़ता हूँ लीफ, किसे पढ़ता हूँ, लीफ। ये 3 वर्ड कहाँ से ले रखे हैं, ये ले रखे हैं भाई आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1889 से चला था और 1899 तक चला था आपका, ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये 3 वर्ड वहाँ से ले रखे। बाकी आपका सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, और एक आता है इंटीग्रिटी, ये तीसरा वर्ड, ये कहाँ से 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आपके जुड़े थे। तो ये आपने याद रखना है। बाकी हमारा प्रेम्बल में 3 देश याद रखना, कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉज द चेंज इन द वेदर। बिल्कुल सही है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और इसी के थ्रू आपको वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं, वेदर चेंजिंग फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड असम। बिल्कुल सही। देखो अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये जो जहां पर क्या होता है, देखो वेस्टर्न भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। और दूसरा आसाम की तरफ आपने सुना होगा, जैसे आपका मेघालय की तरफ हो जाता है, जहाँ पे चेरापूंजी आ जाता है, मासिनराम आ जाता है, तो इस तरफ बारिश काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपके। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर उसके बाद इक्वेटर आ जाता है, उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। तो लगभग 23.5 लगभग ये आप मान के चलो, तो ये आपका नॉर्थ की तरफ है, ये 0 डिग्री, और ये 23.5 साउथ की तरफ चलता है। तो ये जो पूरा रीजन आता है, जहां पर क्या होता है कि साल भर आपकी सूर्य की किरणें कैसे होती हैं, आपकी लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बारिश आपको देखने, खासकर इक्वेटर की अगर बात करें, तो मैंने बताया था इक्वेटर की तरफ आपको हर दिन बारिश होती है 4 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास हर दिन इक्वेटर पे जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पर क्या होती है 4 बजे बारिश होती है। और लिखा हुआ द मेजर टाइप ऑफ द एनिमल लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मंकी, एप्स, बिल्कुल, गोरिल्ला, टाइगर्स पाया जाता है, एलिफेंट भी पाया जाता है, लेपर्ड भी और लिजर्ड भी। बिल्कुल सही है। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो पढ़ लेते हैं ऑल द चेंजेस, तो फर्स्ट पढ़ लिया था, सेकंड पढ़ लिया था, थर्ड पढ़ लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो देख लीजिए भारत का रीजन है। तो ये देखो इनके बीच में कौन सा, इस तरफ आपका वेस्टर्न घाट है और इस तरफ आपका आसाम पड़ जाता है, तो दोनों आ जाते हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत में देखेंगे ये वेस्टर्न घाट की तरफ है, और ये यहाँ पर कौन सा, आसाम की तरफ है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटर एकेडमी। लिखा हुआ नेशनल वाटर एकेडमी वाज सेट अप बाय द मिनिस्टर ऑफ द वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रेजुनेशन। अभी जो आपका जल शक्ति मंत्रालय वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास ही है, तो ये तो आंसर सही है। और इट वाज सेटअप इन द ईयर 2005 में आपका सेटअप नहीं हुआ था, और ये महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है, तो आंसर जो बन जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड है। ये लोकेट आपका सेटअप हुआ था 1988 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। अच्छा आगे लिखा हुआ है तो कुछ आपके इंस्टीट्यूशन और लोकेशन लिखी हुई, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ये आपका न्यू दिल्ली में है, नेशनल एकेडमी ऑफ द मेडिकल साइंस भी आपका न्यू दिल्ली में, नेशनल एकेडमी ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस हो गया आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांटेशंस मैनेजमेंट ये आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रक्षक किसे बोला जाता है भारतीय संविधान का, तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 124 देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस फ्रॉम बीइंग गेटिंग वायलेटेड बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट की अगर बात करें, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। याद रखने से हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है पीएम को। नेक्स्ट चलते हैं, तो लिखा हुआ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आपके 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला अगला साल। पार्लियामेंट की बात करें, आर्टिकल 79 में आपका फॉल करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द डिटेल्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब आपका क्या होता है, 2 हाउसेज होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट होता है। द अपर हाउस क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, लोअर हाउस लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। कहाँ से ले रखा भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ले रखा हमने, तो ये ले रखा अपना ब्रिटेन से। कहाँ से ले रखा, ब्रिटेन से, यह आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड प्रावधान कहाँ से ले रखे, तो ये यूएसए से ले रखे। अच्छा देख लेते हैं, तो अगर मैं बोलूंगा तो चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी आती है आपके, तो 124 से लेकर 147 तक आपकी जाती है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है तो 144 टू 124 में आपका क्या एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 124A में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर नॉट रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट। 124B में फंक्शन ऑफ द कमीशन आता है, सी में आपका पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ, 125 में सैलरीज आती है जजेस की, 126 में आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है, अपॉइंटमेंट आता है, 127 में आपके एडहॉक जजेस आते हैं जो आपके। अच्छा नेक्स्ट आता है अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा एडहॉक जजेस आप जानते हैं, एडहॉक जजेस मतलब होते हैं जो आपके जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पर किसी भी अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ रही है आपके एडिशनल जजेस की, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एडहॉक जजेस बोला जाता है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड 129 में, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 130। अच्छा एक चीज याद रखना कि अभी टोटल मिला के कितने आपके जजेस हैं, 34 है। एनवी रमन्ना आपके कौन है, आपके अभी चीफ जस्टिस है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 34 होते हैं, 33 आपके क्या होते हैं, जजेस होते हैं, एक आपका कौन होता है, आपका चीफ जस्टिस होता है। 131 में आपका जुडिक्शन आता है, ऑरिजिनल जुडिक्शन आता है। 132 में आपका एपलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द अपील्स ऑफ द हाई कोर्ट इन द सर्टेन। 133 134 ये आप पढ़ लेना यार। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली रिगार्डिंग द जीआई टैक्स, जिन्हें बोलता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। तो लिखा हुआ है सोहराई कोवर पेंटिंग, ये घरों पर की जाती है, खासकर जो क्या होता है घरों पर की जाती है पेंटिंग, तो ये बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पे की जाती है, उसका जो पड़ोसी राज्य आपका झारखंड की तरफ की जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो पहला जो ऑप्शन गलत होता है फर्स्ट, ये भी गलत ये भी गलत, तो आंसर जो बन जाएगा आपका सेकंड और थर्ड ये बनेगा। बाकी में देखो एक एक लिखा हुआ है। दूसरा आता है तेलिया रुमाल क्लोथ, तेलंगाना में बिल्कुल सही है। और कोवली पट्टी कटलाई मिठाई, ये जो आपकी होती है ना, ये क्या होती है, गुड़ पट्टी होती है, जो आपकी गुड़ होता है, ठीक है ना, गुड़ होता है, और उसके साथ क्या होती है, जो आपकी मूंगफली होती है उसको मिक्सअप करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या गुड़ पट्टी बोली जाती है या कड़ाका बोला जाता है यहाँ पर, तो ये तमिलनाडु की तरफ होती है, थोड़ा दिमाग में रखना। तो लिखा हुआ सोहराई खोवर पेंटिंग, इट इज अ ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट, इट इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन्स ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड द मैरिज seasons. It is used naturally available soil of the different colors in the area of the Hazaribagh district की तरफ होता है झारखंड. The style features of the profusions of the lines, dots, animal figures and the plants, often representing the religious iconography. Telia Rumal cloth, it involves the intricate handmade work with the cotton looms, displaying a variety of the design of the motifs in the 3 particular colors, red, black and white color का यूज करते तेलंगाना की तरफ होता है.
कोविलीपट्टी कढ़ाई जो आपका कड़लाई मिठाई है, मिठाई बोलते हैं इसे, इट इज अ पीनट कैंडी, ठीक है ना, मेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्राउंड नट एंड द जैगरी, जैगरी बोला जाता है गुड़ को और ग्राउंड नट बोला जाता है आपको मूंगफली को, तो ये आप याद कर लेना। व्हाट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द क्या लिखा हुआ है, तमाई राबरानी रिवर, ठीक है चलो। अच्छा वाटर कहाँ से यूज करते हैं, इस नदी से यूज करते हैं, चलो ठीक है भाई। तो देख लीजिए महिला के घर झारखंड की तरफ इस तरीके की आपकी पेंटिंग करी घरों पर, तो इसे बोला जाता है आपका, इस तरीके की पेंटिंग होती है आपकी। ये आपका तेलंगाना की तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है हैंडक्राफ्ट है, ये देखने को मिल रहा है, और ये आपकी वो मिठाई है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द इकोफ सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इट इज अ बायोसेंसर दैट कैन डिटेक्ट द नोवल कोरोना वायरस इन द सलाइवा सैंपल, इसे सलाइवा के थ्रू क्या कर सकते हैं, मुंह में डाला जाता है, ना कि नाक में डाला जाता है, ये आपने याद रखना। म्यूकस नहीं निकाला जाता बल्कि सलाइवा निकाला जाता है, और हमारे सलाइवा में कौन सा प्रोटीन आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टाइलिन, ये आपने याद रखना है, जो खाना पचाने के लिए आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सलाइवा सैंपल बिल्कुल सही। इट इज डेवलप्ड बाय द ICMR, नहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे नहीं बनाया पुणे ने, तो ये आप याद रख लेना। आंसर जो बन जाएगा जो करेक्ट है आपका फर्स्ट है, बल्कि इसको बनाने वाले एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाले, तो लिखा हुआ इट इज, ये तो पहला सही था, और दूसरा लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद है, उसने इसे बनाया है। अच्छा क्या कैसे करता है काम, तो लिखा हुआ डिवाइस गिव द रिजल्ट विद इन द 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर क्या कर सकता है आपका रिजल्ट को दे सकता है, परफॉर्म कर सकता है, यूजिंग जस्ट 20 माइक्रोलीटर ऑफ द सैंपल, बिल्कुल 20 माइक्रोलीटर के आसपास आपका सलाइवा चाहिए होगा, और ये आपको रिजल्ट दे देगा। वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड द कोरोना वायरस एंटीबॉडी, द एंटीबॉडी इज कैपेबल ऑफ द बाइंडिंग विद द स्पाइक प्रोटीन, जो आपके किस पे होते हैं, कोरोना वायरस पे लगे होते हैं, फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द वायरस, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडी बाइंड्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं 30 सेकंड में कोरोना की पुष्टि करने वाली जांच किट इकोफ सेंस, तो मुंह में डाली जाती है, इस तरीके से आपका रिजल्ट ये दे देता है 30 सेकंड के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मालवेयर। मालवेयर जो होता है, जो आपके क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है, वो मालवेयर का एक प्रकार है। तो मालवेयर का प्रकार तो लिखा हुआ पहला आता है अ वायरस इनफेक्ट, अगर वायरस की बात करें, इनफेक्ट अदर प्रोग्राम बाय द मॉडिफाइंग देम टू इंक्लूड अ पॉसिबली इन्वॉल्व कॉपी टू ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। वायरस क्या करते हैं कि आपका करने लग जाते हैं, जिस भी वो फाइल को क्या करेंगे आपका इन्फेक्ट करेंगे, उसके क्या बनाने लग जाते हैं, कॉपी बनाने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका पहला। फिर आते हैं जो वॉर्म्स होते हैं, कॉपी देमसेल्फ फ्रॉम द सिस्टम टू सिस्टम देन rather than infiltrating legitimate फाइल, बिल्कुल सही है। ये आपका सिस्टम टू सिस्टम में अपने आप को क्या करते हैं, कॉपी करते जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अच्छा ट्रोजन्स अगर देखेंगे तो लिखा हुआ ट्रोजन्स आर यूज्ड टू क्रिएट द बैकडोर्स ऑन कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू सिक्योर नेटवर्क। अच्छा देखो ट्रोजन्स जो होते हैं ये सिक्योरिटी नेटवर्क को कर सकते हैं हार्म पहुंचाते, बिल्कुल सही है। हॉक्स इन्वेड्स द कंप्यूटर एंड द मॉनिटर्स द यूजर एक्टिविटीज विदाउट द कंसेंट। अच्छा बिना पूछे हुए आपकी जानकारी को क्या कर देते हैं, वहां से क्या करते हैं, निकाल कर किसी दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, उसे हॉक्स नहीं बोला जाता, उन्हें स्पाईवेयर बोला जाता है। आजकल आपने सुना होगा एक स्पाईवेयर है जिसका नाम है पैगासस, ये आजकल न्यूज़ में, ये इजराइल मेड है, ठीक है ना, और ये क्या कर देता है हल्की सी मिस कॉल देकर भी, या अगर आपने लिंक खोला तब भी क्या कर देगा, आपकी पूरी जो जितनी भी फ़ोन की जांच है, फ़ोन पे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसे क्या कर देगा, आपका चुरा लेगा। तो ये स्पाईवेयर पैगासस याद रखना ईरान का है, सॉरी इजराइल का है, ये आपने याद रखना। आजकल न्यूज़ में भारत में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि पता लगा है कि सरकार ने कई सारे जो विपक्ष के नेता उन पर क्या किया है, इस पैगासस का इस्तेमाल किया है। और पैगासस का मैं बता दूं एक आदमी पर जो खर्चा होता है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है, मानने वाली बात है। तो आंसर जो बन जाएगा वो आपका चौथा गलत है। तो वायरस में मैंने बता दिया, वॉर्म बता दिया, ट्रोजन बता दिया, स्पाईवेयर मैंने बता दिया, और हॉक्स किसे बोलते हैं, इट इन्वेड द सिस्टम एंड डिलीट इन एन इंपॉर्टेंट फाइल। अच्छा हॉक्स का काम क्या होता है, सिस्टम में आते ही क्या कर देता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उसे डिलीट कर देगा, वेयर अ प्रोग्राम इज रन टू करेक्ट द हार्मिंग सिस्टम। जब आप क्या कर रहे होंगे, आपका बोल सकते हैं आप जब क्या करेंगे, एंटी वायरस को जब आप रन कर रहे होंगे तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फाइल को उड़ा देगा, तो इसे बोलते हैं हॉक्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट टर्म ब्रूज हैज बीन इन द न्यूज वाइडली, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ब्रू जनजाति, ठीक है ना, और ये एक पर्टिकुलर वॉन्डरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटी में आता है, और इन्हें रियांग जनजाति भी बोलते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा परेशान जनजाति बेचारी, खासकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, खासकर जो आपका त्रिपुरा और शायद से मणिपुर, उनके बीच में विवाद का बना हुआ है। तो लिखा हुआ है ऑल्सो रेफर टू अदर रियांग, इन्हें बोला जाता है, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिजोरम। इन त्रिपुरा दे आर रिकग्नाइज्ड एज द पर्टिकुलर वॉन्डरेबल ट्राइबल ग्रुप, सरकार इनके संरक्षण के लिए काम कर रही है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय द ग्रुप्स, तो डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनस टू द स्टेट। मिजोरम में क्या हो रहा है कि त्रिपुरा और मिजोरम की मैं बात करूं, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या हो रहा है, शायद से मैंने मणिपुर बोल दिया, त्रिपुरा और मिजोरम में शायद से एक केस चल रहा है,
कि मिजोरम के लोग मानते हैं कि त्रिपुरा से आए, और त्रिपुरा से आए तो ये भारी है, और वहाँ से इन्हें क्या अगर मार काट के भगाया जा रहा है। अच्छा, एथनिक वायलेंस फोर्स थाउजेंड ऑफ द पीपल फ्रॉम द ब्रू ट्राइब्स टू लीव देयर होम्स इन द मिजोरम। द डिस्प्लेस्ड ब्रू पीपल फ्रॉम द मिजोरम हैव बीन लिविंग इन द वेरियस कैंप्स इन द त्रिपुरा। तो ये आपने याद रखना है, 1997 से रह रहे। अच्छा, नेक्स्ट चलते लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा, इट इनविजार्स टू सेट अप न्यू टेस्ट फैसिलिटीज इन द पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो ये सही है। द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड विद अप टू 75% गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ द लोन। तो ये गलत है आपका, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट। सही है, मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, द स्कीम इनविजार्स सेटिंग अप द 6 to 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज इन द पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। फंडिंग की अगर बात करें तो 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट इन द एड। तो आपका दूसरा गलत हो जाता है। जबकि 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट है टू बी बॉन्ड टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल which will consist of the Indian private entities and the state government. The SPV under the scheme will be registered under the Companies Act 2013। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट कब आया था आपका लास्ट वाला, तो वो 2013 का है, और इसमें आउटले बनती है 400 करोड़ की। बेनिफिट क्या है, टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट। हम क्या करें कि मिलिट्री का सामान कम से कम खरीदे और खुद क्या करें, मिलिट्री के इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करें। इसके लिए आपके कॉरिडोर भी बने हुए हैं, मिलिट्री कॉरिडोर जो होता है, टू गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक डिफेंस एंड द एरोस्पेस इन मैन्युफैक्चरिंग। भारत किसको आपका कैप्चर कर रहा है, किस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे हम अपना सामान क्या कर सके, बेच सके, तो वो है अफ्रीका। तो ये आप याद रखना। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा वीडियो को मैं फेसबुक पे भी लिंक, जो आपका फेसबुक पे है वहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, लिंक को शेयर कर देता हूँ। तो फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।